Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read and discuss the explanation of the lesson 7 Glimpses of India. In lesson 7 there are three parts of the story. A baker from Goa, it is the first part. The second part is Kurg and the third part is tea from Assam. So in this video we are going to read and explain the chapter 7 part 1 A baker from Goa. A baker from Goa, this is from the book First Flight of class 10th. Here I will explain line by line with the meaning of difficult words used in the lesson. Baker, it means someone who bakes bread or cake. So a baker from Goa, this story goes around the relevance of a baker in the Goan culture, which dates back to the time when Portuguese ruled over the city of Goa. The Portuguese may have left, but the bread makers continue to have an inevitable stature. Inevitable stature, that means unavoidable high respect for this job. They are continued this work. So let's read the story and I will explain this lesson to you with the difficult words. Now let's read the story. A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Before you read, discuss in class what images of people and of places come to your mind when you think of our country. इमेजिन करिए कि जब आप अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, लोगों के बारे में कैसा एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है और कौन सा प्लेस इस कंट्री में है जो आपके दिमाग में पहले आता है. द सेकेंड इज व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन. भारत के किस भाग में आप रहे हैं और विजिटेड या आप घूमने गए हैं. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. क्या आपके पास कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट मीन्स क्या होता है कि समवन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर या हॉलीडे मेकर कह सकते हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं टू हैव द प्लेजर, एक खुशी पाने के लिए. एक डेस्टिनेशन, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग अधिकतर विजिट करते हैं. तो ऐसा कोई प्लेस है आपके दिमाग में जो जहाँ पर आप गए हों और आपको वहाँ का एक्सपीरियंस हो. पॉइंट नंबर 3, यू may know that apart from the British, the Dutch and the French and Portuguese have also played a part in the history of our country. आपको शायद ये बात पता हो सकती है कि अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश को छोड़ करके यहाँ पर डच, फ्रेंच, पुर्तगीज ये सब भी भारत में आए और इनकी भी एक भूमिका रही भारत के इतिहास में, इस कंट्री के इतिहास में. कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस. क्या आप बता सकते हैं उन भागों, उन भारत के उन प्रदेशों के बारे में, उन भूभागों के बारे में जहाँ पर फ्रेंच और पुर्तगीज़ का इन्फ्लुएंस रहा हो, जहाँ पर उन्होंने कुछ उनका इफ़ेक्ट रहा हो. ऐसा कोई पार्ट है इंडिया का जो आप जानते हो. पॉइंट नंबर 4, कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी. क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस भाग में टी और कॉफ़ी जो है वो कल्टिवेट की जाती है, ग्रो की जाती है, भारत के किस भाग में. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इन तीनों पार्ट में जिसका आंसर मिलेगा. अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम में. ये एक तरह से जो है, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे किए गए हैं, ये कहीं न कहीं इन सारी स्टोरीज़ के थीम भी हैं और हमें एक एक करके इन सारी चीज़ों का आंसर जो है रीड करने के बाद पता चलेगा. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. This is a pen portrait of traditional Goan village baker who still has an important place in the society. बेकर आपको मालूम ही है कि someone who bakes bread और केक, एक व्यक्ति जो केक या ब्रेड बनाता हो उसे बेकर्स बोलते हैं. तो एक बेकर जो है फ्रॉम गोवा, मतलब गोवा के जो बेकर हैं उनकी स्टोरी है. तो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोन विलेज. ये एक पेन पोर्ट्रेट है. पेन पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है कि व्हेन यू describe a thing in such a way
दैट इट क्रिएट द इंडिविजुअलाइजेशन इन द माइंड। जब क्या होता है कि आप कोई चीज़ ऐसे ही डिस्क्राइब करें, किन्हीं चीज़ों के बारे में इस तरह से आप बताएं जिसमें माइंड में क्या हो कि विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाए, जिसमें आप कोई चीज़ें आपको वो दिखाई दें, मन में उसकी एक इमेज बन जाए। तो ऐसी जो राइटिंग होती है उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये कहानी एक पेन पोर्ट्रेट है जहाँ पर राइटर ने ये कोशिश की है जिससे रीडर्स के माइंड में इंडिविजुअलाइजेशन हो सके, चीज़ें जो है उसकी पिक्चर्स उसके मतलब रीडर्स के दिमाग में बन सके। ऑफ अ ट्रेडिशनल गोंड विलेज, एक ट्रेडिशनल एक कन्वेंशनल गोंड विलेज है जहाँ पर बेकर क्या करते हैं, ब्रेड को बनाते हैं और सेल करते हैं। हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। और उन जो बेकर्स हैं, जो बेकिंग का काम करते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, उनका अभी भी उस समाज में, गोंड समाज में, जो गोंड विलेज है उस समाज में उनका अभी भी एक स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो गोंड क्या होते हैं? गोंड जो है एक फॉर्मर पुर्तगीज़ कॉलोनी है। एक बहुत ही पहले से जब पुर्तगीज़ यहाँ पे आए हुए थे तो एक कॉलोनी मतलब एक उनका प्लेस है साउथ वेस्टर्न इंडिया में, गोवा में, जो अभी भी जैसे पुर्तगीज़ के रहने पे इन्फ्लुएंस था, एक इफ़ेक्ट था, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उससे अभी भी वो सारे प्रदेश प्रभावित हैं उस कल्चर से, और अभी भी वो उस ट्रेडिशन, उस कल्चर को फॉलो करते हैं। और अभी भी वहाँ पे बेकर जैसे पुर्तगीज़ के टाइम पे बेक किया करते थे वो अभी भी बेक करते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में जो है बेकर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो reminiscing nostalgically मीन्स क्या होता है कि thinking fondly about past, जिसमें लोग बहुत ही शौक से, बहुत ही एक फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, शौक होता है। तो जहाँ पर लोग पास्ट के बारे में मतलब पीछे जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनके बारे में जब खूब शौक से उन सारी चीज़ों को सोचते हैं, मतलब जिनको सोच करके उनको बहुत ही प्लेजर मिलता है, तो अभी भी जो है ओल्ड उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पुर्तगीज़ मीन्स क्या होता है कि ऑफ पुर्तगाल कंट्री, जो पुर्तगाल कंट्री से लोग आए थे उनको पुर्तगीज़ बोलते हैं। और लोफ्स ऑफ ब्रेड मीन्स क्या होता है कि बिग पीसेज ऑफ ब्रेड बिफोर स्लाइसिंग। तो जब ब्रेड को स्लाइस नहीं, अब जैसे क्या होता है कि जो पैकेट में ब्रेड हमें मिलता है वो स्लाइस किए जाते हैं, उसके पतले पतले स्लाइस होते हैं। तो जब ब्रेड को स्लाइस नहीं करते हैं, एक बड़ा सा पीस होता है ब्रेड का, उसको बोलते हैं लोव्स। तो यहाँ पे क्या कि जो हमारे एल्डर्स हैं, मेनी टाइम्स दे फॉन्डली टॉक अबाउट नाइस पीरियड ऑफ अर्लियर टाइम। तो वो जो है कई बार जो है अपने अच्छे पीरियड, जो उनके अच्छे समय थे, अर्लियर टाइम मतलब जो बीता हुआ समय है उसकी बात किया करते हैं। अक्सर जो है आपने देखा होगा कि जितने भी ओल्ड पीपल होते हैं दे यूज टू टॉक अबाउट देयर चाइल्डहुड एंड देयर यंगहुड डेज, उनके जो बचपन के दिन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी भी वहाँ पर अक्सर गोवा में लोग जो है अपने पुराने समय की बात करते हैं। एंड दे टॉक अबाउट द पुर्तगाल पीपल हु हैड कम, गोवा जो गोवा में आए हुए थे, हु हैड कम फ्रॉम पुर्तगाल, जो पुर्तगाल से गोवा आए हुए थे, एंड दे रूल्ड इन गोवा, और गोवा में उन्होंने रूल किया था। तो दे टॉक अबाउट द पुर्तगाल रूलर्स। तो वो जो ओल्ड पीपल हैं, जो एल्डर्स हैं, दे टॉक अबाउट द रूलर्स ऑफ पुर्तगाल, जो पुर्तगाल से लोग आए थे जिन्होंने रूल किया था गोवा पर, उनकी बात वो किया करते हैं। एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट पुर्तगीज़ पीपल एंड बिग पीसेज ऑफ ब्रेड। वो पुर्तगीज़ पीपल के बारे में तो बात करते ही करते हैं, और दे टॉक ऑल्सो अबाउट द बिग पीसेज ऑफ ब्रेड्स, मतलब लोव्स ऑफ ब्रेड्स की भी बात करते हैं जो उन दिनों हुआ करता था। अब लोव्स क्या है? दैट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ। वो लोफ का प्लूरल फॉर्म है। लोफ मीन्स क्या होता है कि एक ब्रेड का बड़ा सा पीस, और उसका प्लूरल क्या होगा? लोव्स। तो वो उन जो ब्रेड की बड़ी बड़ी स्लाइसेस होती हैं, जो बड़े पीसेस होते हैं, उसकी बात वो किया करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो वैनिस्ड मीन्स क्या होता है? डिसअपियर्ड। तो जो मतलब पीपल हु यूज टू ईट लोव्स ऑफ ब्रेड मे हैव नाउ डिसअपियर्ड, मतलब इसका मतलब ये है कि उन दिनों जो लोग उन ब्रेड को खाया करते थे, जो उसके ईटर्स थे, जो उसको इंजॉय करते थे, जो उसको खाया करते थे, वो लोग तो अब नहीं हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ पे हैं। बट द पीपल हु यूज टू मेक ब्रेड दे स्टिल लिव इन गोवा। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग उस समय मतलब खाते थे, जो उन सारे लोव्स ऑफ ब्रेड को परचेज करते थे, जो उसको एंजॉय करते थे, उसको खाना उनको पसंद होता था, तो वो लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं जो ईटर्स थे, जो मतलब ब्रेड को खाते थे,
तो गोवा में हो सकता है कि वो जो ईटर्स हैं उनके नंबर में कमी आई होगी शायद। अब लोग क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हुई हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, और जो ट्रेडिशनल ब्रेड हुआ करते हैं उनको लोग कम लाइक करने लगे हैं। शायद हो सकता है कि और नई चीज़ों ने रिप्लेस किया है, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स क्या है कि जो ब्रेड मेकर्स की फैमिली से थे, जो बेकर्स की फैमिली से थे, वो अभी भी अपने उस बिज़नेस को चलाते हैं, वो अभी भी बनाते हैं। लेकिन शायद लोगों की संख्या कम हो गई है, लोग अब उतने नहीं हैं जितना कि पहले थे। तो पीपल हु यूज टू ईट लोव्स ऑफ ब्रेड मे हैव नॉट डिसअपियर्ड, बट द मेकर्स आर स्टिल लिव इन इंडिया, दे स्टिल लिव इन इंडिया, दे आर स्टिल इन गोवा, दे आर स्टिल इन गोवा, दे स्टिल लिव इन गोवा। तो ये इसका मतलब हुआ। तो now we still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। तो यहाँ पे मिक्सर्स मीन्स क्या होता है कि वन हु मिक्सड फ्लोर फॉर ब्रेड, एक आदमी जो क्या करता है कि ब्रेड के फ्लोर को जो तैयार करता है। और मोल्डर्स मीन्स क्या होता है कि वन हु मोल्ड डो ऑफ ब्रेड। अब जो क्या होता है कि एक सांचे में डालता है, जब वो ब्रेड का जो फ्लोर है वो डो, मतलब जो उसका डो होता है, जो सना हुआ आटा होता है, वो जब तैयार हो जाता है तो उसको एक मोल्ड में रखा जाता है। मोल्ड मीन्स क्या होता है, सांचा। तो उसको एक सांचे में ढाला जाता है। तो वो जो इसका जो काम करते हैं वो सारे लोग अभी भी वो सारे काम करते हैं, मतलब जो बनाते हैं वो अभी भी रहते हैं वहाँ पर। और लोग अक्सर जो है जो काम करने वाले हैं, जो फ्लोर को मिक्स करते हैं वो अभी भी मिक्स करते हैं, जो डो बनाते हैं उस फ्लोर का वो अभी भी डो बनाते हैं और उसको मोल्ड में रखते हैं। दे इट मीन्स दे स्टिल लिव इन गोवा, वो अभी भी गोवा में रहते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एज ओल्ड मीन्स क्या होता है, वेरी ओल्ड। और टाइम टेस्टेड मीन्स क्या होता है, यूज्ड सिंस लॉन्ग पीरियड, जो काफ़ी लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है, स्टॉप्ड या पुट आउट। तो जो बहुत ही पुरानी फर्नेसेस हैं, फर्नेसेस में भट्ठियाँ जिसमें उस ब्रेड को बेक करते हैं, सेकते हैं, तो वो अभी पुरानी भट्ठियाँ क्या हैं, अभी भी वो यूज़ में की जाती हैं। सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय से जो भट्ठियाँ यूज़ की जाती हैं जहाँ पर ब्रेड को बेक किया जाता था, वो भट्ठियाँ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी वो बर्न होती हैं। और जो उसकी फर्नेसेस, मतलब जो भट्टियाँ हैं, दे आर स्टिल इन वर्किंग कंडीशन, वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, वो अभी भी जलाई जाती हैं, उस पर अभी भी ब्रेड्स बेक किए जाते हैं। वो अभी आज तक उसकी जो एक फ्लेम है या उसकी जो एक आग है वो अभी भी बुझी नहीं है। इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे रेगुलर ब्रेड की बेकिंग की जाती है और वो काम अभी भी स्टॉप्ड नहीं हुआ है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ and jingle of the traditional bakers bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। तो थर्ड मीन्स क्या होता है कि अ सडन हैवी साउंड, एक अचानक जो धमाक की आवाज़ होती है, गिरने की आवाज़ होती है, उसे बोलते हैं थर्ड। और जिंगल मीन्स क्या होता है कि अ म्यूजिकल साउंड। और हेरल्डिंग मीन्स क्या होता है कि अनाउंसिंग। तो एक क्या होती थी, एक अचानक एक हैवी साउंड, एक धमाक की आवाज़ हुआ करती थी और एक म्यूजिकल साउंड की आवाज़ आती थी। एंड द म्यूजिकल साउंड, एक म्यूजिकल साउंड की आवाज़ होती थी। जो ये जिंगल वर्ड है, दिस इज़ फॉर द म्यूजिकल साउंड, एक जो है कोई संगीतमय ध्वनि, उसकी आवाज़ हुआ करती थी। मेड बाय द बैम्बूज, बैम्बूज मीन्स क्या होता है, बांस के जो है कुछ ऐसे डंडे होते थे, उसमें से आवाज़ हुआ करती थी। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर यूज टू अनाउंस, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बेकर्स हुआ करते थे, ट्रेडिशनल मीन्स जो ब्रेड का काम किया करते थे, वो जब अनाउंसमेंट किया करते थे ऑफ हिज अराइवल, जैसे क्या होता है कि जब भी कभी कोई हॉकर्स गली में आता है तो वो पहले अपने प्रोडक्ट को बताता है कि वो सेल क्या कर रहा है। तो उसी तरह से जब बेकर्स आते थे तो वो अनाउंस करते थे कि वो सेल क्या कर रहे थे, तो उनकी एक आवाज़ हुआ करती थी जिसमें वो लोगों को एक अवेयर करते थे कि अब वो जो है ब्रेड बेकिंग करने के लिए आ चुके हैं। एंड सच साउंड्स कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस ऑफ गोवा, और इस तरह की जो आवाज़ है वो अभी भी, दैट कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस ऑफ गोवा, वो अभी भी गोवा के किसी कुछ भागों में सुनी जाती है। उस तरह से मतलब अभी भी जो है जो बेकर्स हैं, इसका मतलब यही कि जो ट्रेडिशन ऑफ बेकर्स हैं, दे आर प्रिवेलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ गोवा, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं गोवा के कुछ पार्ट में, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और वो उसी तरह से सेल करते हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स किया करते थे, जैसे वो बुला करके सेल किया करते थे, वो अभी भी उसी तरीके से बोलते हैं और उसको सेल करते हैं। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as Padar in Goa.
तो कैरीज ऑन मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूज। तो प्रोबेबली हो सकता है कि जो एल्डर्स हैं हु यूज टू मेक लोव्स आर नॉट अलाइव नाउ, जो लोव्स को बनाते थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो शायद अब जिंदा नहीं होंगे, लेकिन अभी भी जो उनकी जनरेशन है या उनके जो यंगस्टर्स हैं या उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूइंग द फैमिली प्रोफेशन, जो फैमिली का प्रोफेशन है वो अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ऑफ मेकिंग ब्रेड, मतलब ब्रेड बनाने का जो काम है, दे आर कंटिन्यू विद दैट वर्क, उस वर्क के साथ वो कंटिन्यू है, वो लगातार उस काम को कर रहे हैं। एंड दीज बेकर आर कॉल्ड पदर इन गोवा, और ये बेकर जो है वो गोवा में इनको किस नाम से बोलते हैं, पदर नाम से बुलाते हैं, दे आर द पदर इन गोवा। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. तो यहाँ पे companion means क्या होता है, colleague. तो when the writer was child, जब writer क्या था, एक बच्चा था, तो बेकर क्या होते थे कि दे वर देयर फ्रेंड, है ना, जो बेकर्स थे वो क्या होते थे, क्या कहते हैं, नरेटर के या ये जो राइटर हैं उनके वो क्या होते थे, फ्रेंड हुआ करते थे, कलीग हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे, कोई चीज़ें बताया करते थे। अब क्या करते थे वो कि ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन वी सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्पटीइंग हिज ह्यूज बास्केट। तो वो अक्सर क्या आते थे, दिन में 2 बार आया करते थे, जो बेड मेकर्स हैं वो लगभग दिन में 2 बार आया करते थे। ही यूज टू कम टू आवर हाउस एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, वो 2 बार आते थे। इन द मॉर्निंग ही यूज टू कम एट द स्टार्ट ऑफ हिज मॉर्निंग राउंड टू सेल ब्रेड, जब सुबह होती थी, जब बच्चे उठ जाते थे तो उस समय पे वो ब्रेड लेके निकलते थे, जब बच्चे जो है सो के उठ जाया करते थे तो उस समय आने का समय होता था उनका। एंड ही ऑल्सो यूज टू कम आफ्टर सेलिंग ऑल द ब्रेड्स, और वो अक्सर जब ब्रेड को पूरी तरह से सेल कर लेते थे, जब ब्रेड पूरा सेल कर लेते तब ब्रेड को सेल करने के बाद भी वो आया करते थे। एंड उनकी जो बड़ी बड़ी बास्केट हुआ करती थी वो उस समय, उस शाम के समय तक क्या होती थी, खाली हो जाती थी। इट मीन्स क्या होता था कि जब वो सुबह निकलते थे तो पूरी तरह से उनकी बास्केट एकदम फुल हुआ करती थी, और जब वो शाम को सेल करके वापस आते थे तो उनकी बास्केट पूरी तरह से खाली हो जाया करती थी, वो पूरी तरह से उसमें कुछ भी बचता नहीं था। द जिंगलिंग थर्ड टू हिज बैम्बू वोक us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. तो यहाँ पे हमें राइटर बताते हैं कि जो चिल्ड्रन हुआ करते थे, मतलब राइटर और उनके जो फ्रेंड्स, उनके जो सिबलिंग्स हुआ करते थे, दे वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप, वो मतलब अपनी नींद से उठा करते थे, बाय द थर्ड एंड जिंगलिंग बैम्बूज ऑफ बेकर्स। तो बेकर्स के जो एक थर्ड की आवाज़ होती थी, एक म्यूजिकल जो साउंड हुआ करती थी बैम्बू से जो निकलती थी, उसकी आवाज़ से वो सभी जो है उठा करते थे। बेकर्स की इस तरह से जिंगलिंग साउंड से और बैम्बूज की साउंड से वो लोग जो है उठा करते थे। वी यूज टू रन आउट ऑफ आवर हाउस टू मीट एंड वेलकम हिम। और बच्चे क्या होते थे कि अक्सर उसको देखने के बाद घर से दौड़ते थे मिलने के लिए, और उसका स्वागत करने के लिए बच्चे दौड़ के जाते थे। जैसे क्या होता था, कभी भी कुछ खाने की चीज़ें आती थी तो बच्चे सबसे पहले उस हॉकर के पास दौड़ के जाते हैं, उससे मिलते हैं, उससे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो ये बच्चों की आदत होती। तो उसी तरह से जो ये लोग बच्चे थे, जब ये राइटर जो हैं बच्चे थे, तब ये दौड़ करके बेकर्स के पास जाया करते थे। वी डिड नॉट रन आउट बिकॉज वी लाइक्ड लोव्स ऑफ ब्रेड। और ये लोग जो है इसलिए नहीं, मतलब कोई दौड़ने का इनको शौक नहीं होता था, ये इसलिए दौड़ के जाते थे क्योंकि इन लोगों को ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद होता था। तो वाई वॉज इट सो, मतलब ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या इनको जो है बहुत ज़्यादा इनको लोफ, ब्रेड ऑफ लोफ से प्यार होता था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ जो है जो लोफ्स ऑफ ब्रेड थी उसको वो प्यार नहीं करते थे, बल्कि उनको खाने में अच्छी लगती थी, तो इस वजह से जाते थे। तो वहाँ पे बेकर से इनका कोई रिलेशन नहीं था, या बेकर्स इनको बहुत अच्छे लगते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये इनको जो है वो जो ब्रेड हुआ करती थी वो अच्छी लगती थी, और सिर्फ उसी के लिए दौड़ के ये लोग जाया करते थे। द लोव्स वर ब्रॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टीन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो longed मीन्स क्या होता है कि wanted या desired, और bread bangles मीन्स क्या होता है कि bread in the form of bangles, जो गोल गोल होते हैं उसको bread bangles बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो loaves of bread होता था that used to be brought by
हिज मेड सर्वेंट्स। अब ये जहाँ पे पैस्किन और बेस्टिन जो नाम दिया गया, पैस्किन बेस्टिन, ये सब उनकी मेड सर्वेंट का नाम है। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि जो लोव्स ऑफ ब्रेड होता था वो अक्सर उनकी जो है मेड सर्वेंट उसको परचेज करके लाया करती थी, और उनका नाम क्या था, पैस्किन और बेस्टिन। और क्योंकि ये ब्रेड जो होता था वो ये लोग चाहते थे, उस ब्रेड को ये लोग चाहते थे, इसलिए जो है उसको लेना चाहते थे। और उसका शेप क्या होता था ब्रेड का, बैंगल शेप में, एकदम गोल गोल हुआ करता था, बैंगल शेप में हुआ करता था। और ये उसको बहुत ही, ये लोग ब्रेड खाने के बहुत ज़्यादा डिजायर्ड होते थे, बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा होती थी, तो उसको पैस्किन और बेस्टिन लेने के लिए जाया करती थी। समटाइम्स बेकर यूज टू ब्रिंग स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड, और कभी कभी जो है जो बेकर्स होते थे वो स्वीट ब्रेड ला करके दिया करते थे, तो वो जो है इन लोगों को खाने में काफ़ी अच्छा लगता था। तो समटाइम्स जो बेकर थे दे यूज टू ब्रिंग स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड, जो स्वीट ब्रेड होते थे वो लाया करते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo stuff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो staff मीन्स क्या होता है, लॉन्ग पोल, और bang मीन्स क्या होता है, टू हिट। तो जो बेकर होते थे उनका वो अपने आने का अनाउंसमेंट पहले ही कर देते थे, मतलब उनके आने पर कुछ एक म्यूजिकल साउंड हुआ करता था बैम्बू से, उनके लॉन्ग बैम्बू से कुछ एक स्टिक से, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक साउंड हुआ करता था। हिज वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, उनका एक हाथ जो है बास्केट को सपोर्ट करता था, और बास्केट को सपोर्ट करने ही हिट हिज बैम्बू स्टफ एंड ऑन द ग्राउंड बट अदर हैंड, और दूसरा हैंड उनका फ्री रहता था, एक हाथ से उस जो बास्केट होती थी उसको पकड़े रहते थे, और दूसरा हैंड उनका फ्री होता था, और उसको वो क्या करते थे, बैम्बू को हिट करते थे ज़मीन से, ज़मीन पर वो बैम्बू को पटकते थे, और वहाँ पर एक जो है आवाज़, म्यूजिकल साउंड जो है निकलता था, क्योंकि उनके जो स्टिक रहा करती थी, जो बैम्बू रहा करता था, उसमें वो एक छोटी छोटी बेल जो है लगाए रहते थे, और उससे बेल की जो मेटलिक साउंड थी, जिंगल का साउंड ही हुआ कि द साउंड ऑफ बेल, बेल का साउंड होता है, तो एक जिंगलिंग साउंड वहाँ पे हुआ करती थी, मतलब मेटलिक साउंड को जिंगल बोलते हैं। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a maid rebuke and the loaves would be delivered to the servant. तो पुश्ड असाइड मीन्स क्या होता है कि किनारे कर देना, पुश्ड अवे, और रिब्यूक मीन्स क्या होता है, स्कॉल्ड। तो जो बेकर हुआ करते थे वो अक्सर गुड मॉर्निंग विश किया करते थे टू द ओनर ऑफ द हाउस, घर के जो भी ओनर हुआ करते थे, जो भी सामान को लेने आते थे उनको वो क्या करते थे, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करते थे। ही वुड देन पुट हिज बास्केट ऑन द बैम्बू, फिर वो क्या करते थे, बास्केट को बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे, और जितने भी किड्स हुआ करते थे दे यूज टू गैदर अराउंड द सीन, अक्सर जो है वो लोग उस बेकर के चारों तरफ जो है पूरी तरह से घेर करके खड़े हो जाते थे। बट वी वर गिवन अ माइल्ड स्कॉल्डिंग एंड आस्क्ड टू गो अवे, लेकिन कभी कभी इन लोगों को जो है उसमें डांट पड़ती थी, जो मेड सर्वेंट हुआ करती थी वो डांटती थी और इन लोगों को दूर भगा दिया करती थी वहाँ से। द लोव्स टू द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, और जो ये लोव्स ऑफ ब्रेड्स हुआ करती थी, जो ये स्लाइस हुआ करती थी ब्रेड की, वो सब दे दी जाती थी सर्वेंट्स को, जो मतलब वो परचेज करते थे, टू द सर्वेंट, मतलब जो सर्वेंट हुआ करते थे घर के, उनको ये सारी स्लाइसेस जो वो लोग परचेज किया करते थे उन्हीं को दे दिया जाता था, बच्चों को कुछ भी नहीं दिया जाता था, उनको बल्कि डांट करके भगा दिया जाता था। बट we would not give up. We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. तो यहाँ पे पीप इनटू मीन्स क्या होता है, लुक इनटू, और गिव अप मीन्स क्या होता है, टू स्टॉप ट्राइंग, और टिपिकल मीन्स क्या होता है, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप या यूजुअल, और फ्रेग्रेंस मीन्स क्या होता है, स्मेल। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि पोएट जो राइटर है वो कहता है कि बट वी वुड कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन इन लोगों को कोशिश करनी पड़ती रहती थी, मतलब इतने लोगों से वहाँ पे रहते थे, वो सर्वेंट हुआ करते थे, लेकिन ये लोग अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ा करते थे, ये लोग हमेशा ट्राई करते रहते थे। वी वुड क्लाइंब ऑन अ बेंच और अ पैरापेट, ये लोग एक बेंच पे चढ़ जाया करते थे, और अ पैरापेट या जो है पैरापेट पे चढ़ जाते थे, और उसमें क्या बास्केट में झांकने के लिए, टू लुक इनटू द बास्केट, बास्केट में झांकने के लिए ये लोग जो है उस पे पैरापेट पे या बेंच पे खड़े हो जाया करते थे। एंड द राइटर कैन रिकॉल द स्पेशल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स,
और यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो उसकी फ्रेगरेंस, जो उसकी एक महक हुआ करती थी बेक की, जो बेक्ड ब्रेड हुआ करते थे, जो उसकी महक थी वो अभी भी इनको याद है। द लोव्स वर फॉर द एल्डर्स एंड ब्रेड बैंगल्स वर फॉर चिल्ड्रन। जो लोव्स हुआ करते थे बड़े बड़े, वो एल्डर्स के लिए हुआ करते थे, और जो छोटे छोटे स्लाइसेस हुआ करती थी वो किसके लिए हुआ करती थी? बच्चों के लिए हुआ करती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, एंड वाई शुड वी who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वी डिड नॉट बॉदर, यहाँ पे जो है जो राइटर हैं बताते हैं कि हम लोग परेशान नहीं हुआ करते थे टू ब्रश आवर टीथ, मतलब अपने टीथ को ब्रश करने के लिए हम परेशान नहीं हुआ करते थे, और वॉश आवर माउथ, या अपने माउथ को वॉश करने के लिए परेशान नहीं होते थे। वी डिड नॉट वांट टू टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग मैंगोज लीव्स, और ये लोग मैंगो लीव्स को तोड़ करके ब्रश नहीं करना चाहते थे फॉर ब्रशिंग देयर टीथ, अपने टीथ को ब्रश करने के लिए। एंड जितने भी किड्स हुआ करते थे दे यूज टू थिंक वाई ब्रशिंग ऑफ टीथ इज़ नेसेसरी, वो अक्सर पूछते थे, मतलब सोचते थे कि ब्रशिंग ऑफ टीथ नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रशेज इट्स टीथ, और गाँव मतलब एक क्या है कि कहावत भी, एक सेइंग भी है कि जो टाइगर है वो कभी अपना माउथ जो है वॉश नहीं करता, वो कभी ब्रश नहीं करता है। तो इसीलिए बच्चे जो है अपने आप को टाइगर कंसीडर कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि टाइगर जो है कभी भी अपने माउथ को वॉश नहीं करता है। हॉट टी कैन वॉश एंड क्लीन ऑल आवर टीथ वेरी नाइसली, और जब ये लोग मॉर्निंग की जो हॉट टी होती है जब उसको पीते थे तो ये सपोज ये करते थे कि उसी हॉट टी से जो है इनका टीथ जो है वो साफ़ हो जा रहा है और उसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी, वो एकदम साफ़ हो जाएगा और वो पूरी तरह से जो है हॉट टी से जो है क्लीन हो जाएगा। तो दे थिंक अबाउट इट, ये ऐसा जो है सोचा करते थे। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not even can be said to show how important a baker can be for a village. तो चार मीन्स क्या होता है? डिलाइट या अट्रैक्शन, और फीस्ट मीन्स क्या होता है कि स्पेशल मील फॉर गैदरिंग ऑफ पीपल। तो जैसे किसी के यहाँ मैरिज हुआ करती थी तो जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो तब तक इनकम्प्लीट हुआ करते थे, तब तक वो नहीं कंसीडर किए जाते थे जब तक कि उसमें स्वीट ब्रेड ना हो। मतलब जब अगर किसी के यहाँ मैरिज भी पड़ रही है तो उसमें हमेशा लोग जो है ब्रेड ही गिफ्ट किया करते थे, बिना ब्रेड, जो स्वीट ब्रेड होता था बिना उसको गिफ्ट किए जो है वो गिफ्ट जो है पूरा नहीं होता था। तो ये जो बोल है, जो स्वीट ब्रेड जिसका नाम क्या है? बोल है, विच इज़ नोन एज बोल, मीनिंग दैट मैरिजेज गिफ्ट ऑलवेज इंक्लूडेड स्वीट ब्रेड। इट मीन्स क्या है कि हमेशा मैरिज में क्या होता था? स्वीट ब्रेड को इंक्लूड किया जाता था, और स्वीट ब्रेड कौन है? बोल। एवरी पार्टी हैड ब्रेड, और सभी पार्टी में क्या होता था? ब्रेड हुआ करता था। एंड दिस वॉज वन ऑफ द फूड आइटम्स, और ब्रेड क्या होता था? एक फूड आइटम्स हुआ करता था। और ये किसी के लिए, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को जो है एवरीथिंग को लिखना जो है ये पॉसिबल नहीं है। टू प्रूव दैट बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ विलेज, मतलब इस बात को ये प्रूव करना कि बेकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है विलेज के लिए, इस बात को बार बार प्रूव करने के लिए और कोई स्टोरी या और कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत नहीं है, इतना जस्टिफाई करना जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब ये क्या था? दैट वॉज द लव एंड अफेक्शन फॉर द ब्रेड ईटर्स। ये जो है ब्रेड ईटर्स का एक लव और अफेक्शन था, जहाँ पर वो इस तरह से मतलब चाहते थे, जहाँ पर बिना जो है ब्रेड को जो है गिफ्ट किए हुए एक गिफ्ट जो है पूरा नहीं होता था। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस थी ब्रेड की और बेकर्स की उस सोसाइटी में, यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ, है ना, आप खुद से समझ सकते हैं। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो इट वॉज नेसेसरी टू प्रिपेयर सैंडविचेज, और सैंडविचेस को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, बहुत ही अनिवार्य हुआ करता था ऑन द ओकेजन ऑफ इंगेजमेंट ऑफ अ डॉटर की इंगेजमेंट में जो है सैंडविचेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता था। केक्स एंड बोलिनाज, और केक और बोलिनाज जो होते हैं दैट वॉज नेसेसरी ऑन क्रिसमस, वो क्रिसमस पे बहुत नेसेसरी हुआ करते थे, और दूसरे फेस्टिवल में बनाना इनका बहुत ज़रूरी होता था। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसका मतलब ये हुआ कि therefore it was very necessary to have a baker in every village,
हर एक गांव में एक बेकर का होना बहुत ही नेसेसरी था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि एक बेकर का होना हर एक गांव में। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। तो पिक्यूलियर मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज। तो उन दिनों जो बेकर हुआ करते थे, दे यूज टू वियर अ स्ट्रेंज ड्रेस, एक बहुत ही अद्भुत कपड़े वो पहनते थे, दैट इज़ नोन एज कबाई, जिसका नाम क्या था? कबाई। और ये ड्रेस का जो एक जो पैटर्न था या जो उसका एक अपीयरेंस था वो क्या था? दिस ड्रेस वाज अ फ्रॉक। ये ड्रेस एक फ्रॉक के तरीके से होता था, विच यूज टू रीच अप टू द नीज, जो लगभग घुटने तक हुआ करता था, नीज तक होता था। और उस समय वो लोग जो बेकर्स होते थे इस ड्रेस को पहना करते थे। ड्रेसेस आपको मालूम ही है कि जो ड्रेस या यूनिफॉर्म होते हैं वो एक आइडेंटिटी होते हैं किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए, किसी भी वर्कर के लिए जो है एक ड्रेस जो है उसकी आइडेंटिटी होती है। तो उन दिनों बेकर्स के लिए एक ड्रेस हुआ करता था जो एक फ्रॉक की तरह से वो पहनते थे और जिसकी लंबाई घुटने तक हुआ करती थी, उससे उनकी पहचान हुआ करती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो यहाँ पे जो राइटर है वो बताते हैं कि इन हिज चाइल्डहुड डेज, उनके चाइल्डहुड डेज में क्या था? जो बेकर्स हुआ करते थे, दे वर वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, वो लोग शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे। लेकिन जो उनके ट्राउजर्स हुआ करते थे, दोज ट्राउजर्स यूज टू रीच अप टू जस्ट बिलो द नीज, उनके ट्राउजर्स जो है वो बस घुटने से बस थोड़े ही नीचे होते थे, मतलब फुल लेंथ के नहीं हुआ करते थे, वो जैसे नीज के बस थोड़ा सा नीचे हुआ करते थे, एक कैप्री जो होती है उसकी तरह से दिखते थे। इवन टुडे इफ़ एनी वन वियर सच ट्राउजर्स, अगर आज कोई उस ट्राउजर्स को पहने तो इवन टुडे इवन एनी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज invites the comment that he is dressed like a padder। तो लाइक अ पैडर क्या होता है कि उस समय बेकर्स को बोला जाता था। तो अगर आज उस तरह की कोई ड्रेस अगर पहने, जैसे क्या होता है कि घुटने के थोड़ा सा नीचे अगर वो रहे, तो लोग कमेंट करेंगे उस पर्सन को जो उस तरह के ड्रेस को पहनेगा कि ये क्या पैडर जैसा पहने हो। तो पैडर मीन्स क्या होता है कि जैसे बेकर हुआ, मतलब बेकर उसको पहना करते थे, तो वो एक आइडेंटिटी थी, वही उनका ड्रेस था। तो अगर आज के दिन में अगर उसे वैसा कोई ड्रेस पहने तो लोग उसे कहेंगे तुम तो पैडर की तरह से दिख रहे हो। तो पैडर मीन्स क्या होता था कि जो बेकर्स होते थे उनको उस समय यही ड्रेस वो पहना करते थे और उनकी ये आइडेंटिटी हुआ करती थी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, और बेकर जो है नॉर्मली दे यूज़ टू कलेक्ट मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, वो मंथ के एंड में जा कर के मनी कलेक्शन किया करते थे, जिसके यहाँ वो ब्रेड दिया करते थे। तो वो रोज़ नहीं लिया करते थे पैसे, वो मंथ के एंड में जा कर के पैसे लिया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो रिकॉर्ड होता था परचेज का, मतलब द रिकॉर्ड ऑफ मंथली परचेजेस यूज टू बी रिटन बाय पेंसिल ऑन अ वॉल। तो वो लोग जो घर की दीवार होती थी उसी पर ही वो जो है उसका रिकॉर्ड लिख दिया करते थे कि कितने दिन उन्होंने ब्रेड दिया है, तो उस घर की वॉल पे ही वो पूरा रिकॉर्ड लिख दिया करते थे और उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो पैसे लिया करते थे। Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. तो starve means क्या होता है? The remain means to remain hungry or die of hunger, मतलब भूखमरी से मरना, उसको बोलते हैं starved। तो जो बेकर या मतलब जो बेकिंग एक प्रोफेशन था ड्यूरिंग दोज डेज, उन पुराने दिनों में जो बेकिंग एक प्रोफेशन था, दैट वाज वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बहुत ही प्रॉफिटेबल था, बहुत ही मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ करती थी, बहुत ही इनकम हुआ करती थी। और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी वो भूखे नहीं रहते थे। इट मीन्स क्या था कि उनकी फैमिली जो है कम से कम दो टाइम का जो एक फूड होता है, जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, उसको वो पूरा कर लेते थे। इट मीन्स क्या था, वो कभी भी गरीब नहीं होते थे और कभी स्टार्व नहीं करते थे, उतनी इनकम हो जाती थी जिससे आसानी से वो अपने फैमिली का पालन पोषण कर लिया करते थे। His family and his servants always looked happy and prosperous। और यहाँ पे प्रॉस्पेरस मीन्स क्या होता है? रिच। तो बेकर और बेकर की फैमिली, उसके सर्वेंट्स,
ये सभी जो है हमेशा खुश रहते थे एंड दे लुक्ड रिच, और वो हमेशा धनी दिखाई देते थे, मतलब हमेशा प्रॉस्परस दिखाई देते थे। प्रॉस्परस में होता है रिच, तो वो अक्सर प्रॉस्परस और हैप्पी, खुश और रिच दिखाई दिया करते थे। दियर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, और टेस्टमनी मीन्स क्या होता है कि एविडेंस या प्रूफ। तो उनकी जो ये उनकी जो ये राउंड बॉडी, मतलब प्लम मीन्स क्या होता है कि राउंड, मतलब फुली हुई एकदम, बिल्कुल मोटे और फैट जो हुआ करते थे वो, तो उनकी जो ये एकदम राउंड बॉडी हुआ करती थी, दैट वाज प्रूफ ऑफ दिस, वो इसका प्रूफ थी, टेस्टमनी थी कि वो बहुत ही हैप्पी और काफ़ी रिच थे। तो उनके बॉडी से पता चलता था कि वो लोग खुश हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। तो जैकफ्रूट मीन्स क्या होता है कि एक तरह का जो है वेजिटेबल्स है जिसको हिंदी में कटहल बोलते हैं। तो जैकफ्रूट लाइक फिजिक मीन्स क्या होता है, राउंड फैट बॉडी। यहाँ पे जैकफ्रूट लाइक फिजिक बोला जाएगा राउंड फैट बॉडी को। तो यहाँ तक कि इवन टुडे एनीबडी हैविंग राउंड फैट बॉडी दैट इज कॉल्ड अ बेकर। अगर किसी की राउंड फैट बॉडी है तो उसको लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकर जैसा दिख रहा है। तो ये एक कमेंट था कि अगर जैसे कोई नीज के नीचे अगर उसका ट्राउजर फुल लेंथ में नहीं है, नीज से थोड़ा सा नीचे है, तो लोग कहते थे कि ही लुक्स लाइक अ पैडर की तरह दिख रहा है, मतलब एक बेकर की तरह दिख रहा है। और अगर कोई बहुत ही मोटा इंसान होता था तब भी जो है लोग उससे चिढ़ाते थे, उससे कमेंट पास करते थे कि वो बिल्कुल बेकर की तरह से दिख रहा है। तो ये यहाँ पर दो एक एडजेक्टिव बताए गए बेकर्स के लिए कि बेकर जो है उनका अपीयरेंस कैसे होता था, उनकी ड्रेस कैसे हुआ करते थे और वो कैसे दिखते थे। ये उनके कई सारे एडजेक्टिव्स देखने को मिले हैं, हमें यहाँ पे रीड करने को मिले हैं। सो दिस वे वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस पार्ट 1. I hope that you understood all the words and meanings used in this part. If you would have any problem, then you can drop your comment in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video.